ओके, अगला टॉपिक हमारे पास आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास क्या होता है कि एक एलिमेंट का एक कंपाउंड में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मास, ठीक है ना। सबसे हम देखते हैं इसके एग्जांपल के H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज वाइज फॉर मास। तो हम बोलेंगे सबसे पहले हमने निकाला मोलर मास ऑक्सीजन का, उसमें कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, 4 एटम्स है, तो 4 इंटू MR ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे पास आया 48। फिर हम लोग निकालेंगे पूरे H2SO4 का मास। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि परसेंटेज जिस चीज़ की निकालनी होती है वो न्यूमरेटर में और टोटल डिनोमिनेटर में। हमें इस बार ऑक्सीजन की निकालनी है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स का मास न्यूमरेटर में, टोटल मास डिनोमिनेटर में, और फिर हम लोग उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। तो इस केस में हमारे पास परसेंटेज आ गई 65.3, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, जो चीज़ें सिंपल हैं उसकी एक एग्जांपल कर रहे हैं, नोट्स में दूसरी लिखी हुई है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज ऑफ मास। ओके, अब हमें किसी क्वेश्चन में बता दिया है कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीनों की परसेंटेज ऑफ मास बता दी है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स मास इन अ कंपाउंड। हमें बोला है इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालो। एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H8F4, तो जो 284 है उसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा, CS4F2। तो अगर ये MR है ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला वो ये हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब हमें बोला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबकी परसेंटेज और सबके MR लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज को डिवाइड बाय MR करेंगे हर किसी का, ऐसा एक टेबल बनाएंगे, और फिर हम करेंगे कि परसेंटेज डिवाइड बाय MR, परसेंटेज डिवाइड बाय MR, परसेंटेज डिवाइड बाय MR, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यूज़ आ गई। अब जैसे ये वैल्यूज़ आ गई, अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अब इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2.1706। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम 2.1706 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा सबका। इसका आ गया 2.00, 1.00, 6.05, ठीक है। अब इसको हम नियरेस्ट होल नंबर तक राउंड ऑफ करेंगे, तो फिर आ जाएगा 2, 1 और 6, जिसका मतलब बनता है कि हमारे पास 2 कार्बन है, हमारे पास जो है 2 कार्बन है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है। तो हम लोग लिख लेंगे, जैसे मैंने इधर भी लिखा है C2H6O, तो हमारा क्या एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, ठीक है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। स्टेप सेम ही होते हैं, परसेंटेज डिवाइड बाय MR, और फिर जो 3 वैल्यूज़ आएंगी उनको उन तीनों से सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, और फिर जो आंसर्स आएंगे हमारे पास 3, उसे हम नियरेस्ट होल नंबर तक राउंड ऑफ कर देंगे। ओके, अब इसमें एक ये होता है कि अगर हमारे पास जो आंसर आया वो आता है, जैसे इधर हमारे पास आंसर आया 2, 1 और 6.05, अगर हम आंसर हमारे पास आता है 3.5, तो हम उसको क्या करते, 3 पे राउंड ऑफ करते कि 4 पे राउंड ऑफ करते। तो इस केस में हम लोग राउंड ऑफ नहीं करते हैं। जब हमारे पास 3.5 आंसर आता है जो बीच का आंसर है, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास इन 3 वैल्यूज़ की जगह मेरे पास 3 वैल्यूज़ आती, 3.04, 5.00 और 3.50। ये होल नंबर के बहुत करीब है, ये होल नंबर के बहुत करीब है, लेकिन ये होल नंबर के बहुत करीब नहीं है, ये 2 होल नंबर्स के बीच में है। तो ऐसे केसेस में स्पेशली जब 0.5 आता है, तो हम इसको होल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं। हम क्या आ जाएगा, यहाँ 6.08, यहाँ 10 और यहाँ 7, तो ये हो जाएगा 6, 10 और 7। यही हम कब करते हैं, एक और चीज़ करते हैं। अब हमारे पास 3.5 की जगह हमने बोला 3.5 नहीं, अब हमारे पास है 3.33। इस केस में भी ये होल नंबर के करीब है, लेकिन इतना करीब नहीं है कि वो नेग्लिजिबल हम बोलें कि 0.33 की कोई वैल्यू नहीं है, 0.33 की वैल्यू है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। जब भी किसी नंबर के साथ 0.33 हो तो सबको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। जब किसी नंबर के साथ 0.5 हो
तो सबको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना है। अगर इन दोनों से कुछ नहीं हो तो डायरेक्टली भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसे हमने ये वाले केस में किया था, डायरेक्टली राउंड ऑफ। इस केस में अगर हम करें मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3.33 का आ जाएगा हमारे पास 10 समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसका हमारे पास 15 आ जाएगा। इसका हमारे पास आ जाएगा 9.12 और फिर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9, 15 और 10। तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट रेशो ढूंढ लेते हैं किसी भी एम्पेरिकल फार्मूला के लिए, अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन अब मुझे ये पता करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है उसका। तो क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला से सिंपलेस्ट रेशो, राइट। उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, मुझे पता है मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मेरा मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला इज C2H4 तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अगर इसका फार्मूला C4H2O8 होता या C6H3O12 होता तो दोनों केसेस में, और बहुत इन्फिनिटी केसेस होंगे हमारे पास जहाँ इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला का सेम एम्पेरिकल फार्मूला होगा, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो तो सबका सेम है। 4:8 और 6:3:12 सबका सिंपलेस्ट रेशियो 2:1:4 बनेगा। तो अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि एम्पेरिकल फार्मूला तो हमें पता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला वाले कितने, जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला वाला ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं CH2 इज माई एम्पेरिकल फार्मूला, तो ऐसे कितने ग्रुप्स हैं उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में। अगर 3 ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब C3H6 होना चाहिए, 4 है तो C4H8 होना चाहिए। बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे कितने ग्रुप्स हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो उससे हमें पता चल जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। वो हम कैसे देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। हम देखेंगे कि हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला का हमारे पास जो है MR क्या बनता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे एम्पेरिकल का मास क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2O जिसका मास है 30, सही है, और यह है CH2। मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है उसका मास है 180। तो हम पहले देखना है कि ऐसे कितने ग्रुप्स हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो हम करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 30, तो हमें पता चल जाएगा ठीक है ऐसे 6 ग्रुप हैं, CH2O के 6 ग्रुप हैं। तो अब C1H2O है हमारे पास 1, सबको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C6H12O6। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि है C6H12O6। तो इस तरह से हम जो है वो क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। सही, ओके। अगला हमारे पास आते हैं स्टोकियोमेट्रिक बैलेंस्ड इक्वेशंस। ओके, अब ये जो है सारे ऊपर के टॉपिक्स मिला के बात करता है। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2H2 + O2 से बनता है 2H2O, सही है, ठीक है, समझ आ गई। अब ये कहता है कि अगर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मुझे कितने मोल चाहिए होंगे H2 के, सही है। इधर हम देखेंगे हमारे पास क्या रेशियो बनता है, सही है। अगर मैं रिएक्शन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो उसके लिए कितने मोल्स, अगर मेरे पास रिएक्शन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो वो कितने मोल्स ऑफ वाटर बनाता है या कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होते हैं उसको। मैं बोलूँगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि इनका रेशो क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का रेशो है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी तो ही हम ये काम कर सकते हैं, वरना हमें पहले इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी और फिर हम मोलर रेशो देख सकते हैं। हम बोलेंगे मुझे 1 ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, और क्वेश्चन क्या बोलता है अगर मुझे 3 ऑक्सीजन के मोल रिएक्ट करवाने तो कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो हम जो है बोलेंगे अगर हमें 2 के लिए 1 चाहिए तो 3 के लिए हमें x मोल्स चाहिए होंगे। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, सही। अगला क्वेश्चन है N2 + 3H2O is 2NH3। क्वेश्चन आता है if 28 grams of N2 reacts with excess of H2, excess का मतलब होता है कि वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। what mass of NH3 forms। अब हमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास H2 है वो अनलिमिटेड है, तो उसके अमाउंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये पूछता है अगर मेरे पास 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन है तो कितना अमोनिया बनेगा। तो मुझे ये पता है कि N2 और अमोनिया का रेशो कितना है, 1:2,
जो कि हमने यहाँ भी लिखा हुआ है। अब मुझे ये पता है कि एक नाइट्रोजन का मोल 2 अमोनिया बनाता है, लेकिन मुझे ये तो पता ही नहीं है मेरे पास कितने नाइट्रोजन के मोल्स हैं। तो वो निकालने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का मास यूज़ करेंगे और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास यूज़ करेंगे, जो कि बनता है मास ओवर mr, जिससे हमारे पास आ जाता है 28 डिवाइड बाई 28, जो आता है 1 मोल। अब हम रेशो देखेंगे, सही है। अब हम देखेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन का 2 अमोनिया बनाता है और हमारे पास कितने मोल है नाइट्रोजन का? 1। इसका मतलब हमारे पास कितना अमोनिया बनेगा? x अमोनिया बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है। अब हमें इसने क्या पूछा था? उसने हमें NH3 का मास पूछा था। हमारे पास NH3 का क्या है? मोल है। तो हम फिर से अपनी फॉर्मूला को जो है रीअरेंज करेंगे और फिर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए 2, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास अमोनिया का होता है 17, तो हमारे पास कितना ग्राम्स आ गया? हम बोलेंगे 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया बनेगा। तो इन शॉर्ट, अगर हमारे पास 1 नाइट्रोजन है तो उससे 2 अमोनिया बनेंगे, जिसका मतलब है हमारे पास अगर 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन है तो उससे हमारे पास 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया बनेगा। सही है। इसने क्या किया? ऊपर के सारे कॉन्सेप्ट्स को लिंक किया, मास और मोल के कॉन्सेप्ट को लिंक किया, फिर हमारे मोलर रेशोज जो बैलेंस इक्वेशन में होते हैं उसको लिंक किया। तो क्वेश्चंस यूजुअली इस तरह के आते हैं। ओके, अब हमारे पास रह गए हैं 2 कॉन्सेप्ट। पहला है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट हम उस एलिमेंट को बोलते हैं जो जल्दी खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर हमने पढ़ा था H2 हमारे पास एक्सिस में है। लिमिटिंग रिएजेंट का अपोजिट होता है एक्सिस। जब भी आप 2 चीज़ों को रिएक्ट करते हो तो रिएक्ट करने के बाद एक चीज़ कोई ऐसी हो जाएगी जो बच जाती है। ठीक है, तो जो बच जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस में है, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा थी। मतलब उस पर जो है डिपेंड नहीं करता कि रिएक्शन कितना तेज़ होता है, क्या रिएक्शन उस पर डिपेंड ही नहीं करता ना, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा है, तो वो थोड़ी सी कम भी होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 5 मोल्स चाहिए और मेरे पास 7 मोल्स है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो 5 मोल्स चाहिए। अब वो 5 के ऊपर जितना भी हो, 5.1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक्सेस में है। ठीक है, लेकिन दूसरा होता है लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला मुझे 3 नाइट्रोजन्स के लिए 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, मेरे पास है 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, उसके लिए मुझे 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन मेरे पास है 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और रिएक्ट कर सकता था अगर नाइट्रोजन और होता। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनता है। हाइड्रोजन बोलेगा मैं तो और भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो ख़त्म हो गया है। तो बेसिकली जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो होती है लिमिटिंग रिएजेंट, जो इस केस में हमारे पास नाइट्रोजन है, क्योंकि रिएक्शन में नाइट्रोजन जो है ख़त्म हो गया। नाइट्रोजन जितना था वो सारा यूज़अप हो गया, और जो चीज़ें एक्सेस में होती है, जो बच जाती है, जो ज़रूरत से ज़्यादा होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं एक्सेस में है, या फिर हम बोलते हैं कि वो हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन जो ख़त्म हो गया। और हमारे पास जो है एक्सेस में है, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, या जितना रिएक्ट किया उससे ज़्यादा है हमारे पास, तो वो आ जाता है हमारे पास एक्सेस में, जो इस केस में हाइड्रोजन था। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू, या बनाता है रिएक्ट करके 2H2O। सही। अब ये कहता है 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास। इसमें से उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और कितना मास ऑफ H2O बनेगा। हमने बोला ठीक है, हम सबसे पहले उसको सबको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। हम निकालेंगे H2 के मोल्स, मास ओवर मोलर मास 4 डिवाइड बाई 2। हमारे पास आ गया कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं। ऑक्सीजन का मोल्स निकाला 16 डिवाइड बाई 32, हमारे पास आएगा ऑक्सीजन का हमारे पास 0.5 मोल्स है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन के हिसाब से ऐसा बनेगा कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि यहाँ लिखा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हमारे पास कितना ऑक्सीजन है 0.5। तो इसका मतलब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा जल्दी हाइड्रोजन से। तो इसका मतलब कौन सा लिमिटिंग है हमारे पास? ऑक्सीजन। ठीक है, अब होता क्या है, द स्टोरी इज, जो भी हमारा प्रोडक्ट कितना बनता है वो डिपेंड करता है हमारे लिमिटिंग रिएजेंट पे। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस वाला होगा वो तो बोलेगा हाँ हम और प्रोडक्ट बना सकते हैं, मेरे पास तो और भी मटेरियल है। हाइड्रोजन बोलेगा मैं तो ख़त्म नहीं हुआ हूँ, मैं तो और बना सकता हूँ। लेकिन ऑक्सीजन बोलेगा भाई मैं तो ख़त्म हो गया हूँ। तो जो प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि कितना बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया
तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए दोनों चीज़ों का या तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो अगर एक भी चीज़ ख़त्म हो गई तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, दिस डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। सही है। तो जब हम मास चेक करेंगे H2O का, तो हमारे पास तो दोनों के मासेस हैं। हमारे पास H2 का भी हमें मास है 4 ग्राम्स, O2 मास हमारे पास 16 ग्राम्स। तो हम किसको कंपेयर करेंगे अगर हमें इसके मोल्स निकालने हैं कि कितना बना है, ठीक है ना। अगर हमें H2O का मास निकालना है तो उसके लिए हमें H2O के मोल्स पता करने पड़ेंगे। सही है। H2O के मोल्स पता करने के लिए हमें मोलर रेशो देखना पड़ेगा, या तो इसका या तो हमें वाटर और ऑक्सीजन का देखना पड़ेगा, या तो वाटर और हाइड्रोजन का देखना पड़ेगा। लेकिन हम देखेंगे किसका, हम देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है ना कि प्रोडक्ट कितना बनता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मोल्स से हम कंपेयर करेंगे कि वाटर के कितने मोल्स बनते हैं। सही है। अगर मैं हाइड्रोजन से कंपेयर करूं तो वो कहेगा कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं तो वाटर के कितने मोल्स बनने चाहिए, 2 बनने चाहिए, क्योंकि इधर लिखा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मेक्स 2 मोल्स ऑफ वाटर, और हमारे पास 2 ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ वाटर बनने चाहिए। लेकिन 2 मोल्स ऑफ वाटर बन ही नहीं सकते, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ वाटर बनने से पहले ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे। ऑक्सीजन बोलता है मेरे पास 0.5 मोल्स है, ठीक है। तो अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना बनाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर। अब हमें ये पता चल गया कि 1 मोल ऑफ वाटर, तो हम बोलेंगे अगर 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ वाटर, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, वो लगा के हम लोग वाटर का मास निकाल लेंगे, जो कि बनेगा 18 ग्राम्स। ओके। अब यहाँ हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, Fe जो आयरन होता है प्लस सल्फर S बनाता है आयरन सल्फाइड। व्हाट आई वांट कि ये जो क्वेश्चन है खुद से प्रैक्टिस करो। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, बट ये खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास दिया हुआ है आयरन का मास, सल्फर का मास, और ये पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है लिमिट करता है, लाइक कौन सा इन दोनों में से ऐसा रिएक्टेंट है जिस पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों के मोल्स निकालेंगे। हमने देखा है कि 1 आयरन का मोल नीड्स 1 मोल ऑफ सल्फर प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जितना आयरन होगा उतना ही सल्फर भी चाहिए। हमने दोनों का मोल्स निकाला, तो आयरन का मोल्स आया 0.193, सल्फर का मोल आया 0.125। अब 0.193 ऑफ आयरन रिक्वायर्स कितना, 0.193 मोल्स ऑफ सल्फर, लेकिन हमारे पास सल्फर इतना नहीं है, सल्फर हमारे पास कम है जितना ज़रूरी है प्रोडक्ट बनाने के लिए। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कि आयरन भी खत्म हो जाए सल्फर भी खत्म हो जाए, वो नहीं हो सकता, कुछ एक बच जाएगा। क्या बचेगा, आयरन बचेगा। तो आयरन प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता आयरन पे, क्योंकि आयरन तो बच गया, आयरन तो अभी भी है हमारे पास। प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है कितना बनेगा, सल्फर पे, क्योंकि सल्फर हमारे पास ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास इधर लिमिटिंग रिएजेंट या फिर वो रिएजेंट जिस पे वो प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि कितना बनेगा, वो कौन सा है, आयरन है हमारे पास। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है परसेंटेज यील्ड का। ओके। परसेंटेज यील्ड में 2 कॉन्सेप्ट है, पहले एक्चुअल एंड थियोरेटिकल यील्ड। ओके। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज़ को हीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि मैंने हीट किया, मैंने कैलकुलेशन की और मैंने बोला कि अगर मैं इतना हीट करता हूँ तो टेम्परेचर जो है 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना चाहिए। बट एक्चुअल में जब मैंने वो परफॉर्म किया तो टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ा, 2.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा। क्यों, रीज़न ये, जब मैं उसको हीट कर रहा था तो जो हीट है वो सारी जो है उस सब्सटेंस को मिली ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर हीट कर रहा हूँ तो सारी हीट वाटर को मिली ही नहीं, कुछ हीट इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो गई। तो इस वजह से जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट ऑन पेपर कैलकुलेशन करते हैं और एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअल में उसके रिजल्ट्स थोड़े डिफर करते हैं, ठीक है। अब मैंने कोई सब्सटेंस बना रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो एक्चुअल में प्रोडक्ट थोड़ा कम बनेगा, डिपेंड ऑन मैंने ऑन पेपर क्या कैलकुलेशन की थी। तो जो एक्चुअल में प्रोडक्ट जितना बनता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल यील्ड, और जो ऑन पेपर हमने कैलकुलेशन की होती है कि इतना बनना चाहिए वो होता है थियोरेटिकल यील्ड। सही। हाँ, परसेंटेज यील्ड क्या कहती है कि हमको कितना परसेंट प्रोडक्ट मिला जितना हमें मिलना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको 5 मोल्स मिलना चाहिए था और हमको 4 मोल्स मिला तो कितना परसेंट मिला, हमको 80% मिला।
तो वो होती है परसेंटेज यील्ड। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है। एक्चुअल यील्ड होती है हमारे पास, थ्योरेटिकल यील्ड होती है, हमें बस परसेंटेज निकालनी होती है। इसमें हमको बोला कि थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास है 25 ग्राम्स, एक्चुअल यील्ड हमारे पास है 20 ग्राम्स, तो उसकी परसेंटेज यील्ड कैसे निकलेगी? तो हमने बोला सिंपल, 20 एक्चुअल डिवाइडेड बाय 25 थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आ गया हमारे पास 80%। अगला क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल मास जो है वो 11 ग्राम्स था, 11 ग्राम्स होना चाहिए था, बट जब एक्चुअली ऑब्टेन किया गया तो वो 9.9 ग्राम्स आया। इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी हुई? तो हमने बोला 9.9 जो कि एक्चुअल है डिवाइडेड बाय 11 ग्राम्स जो कि थ्योरेटिकल है, उसको हमने किया मल्टीप्लाइड बाय 100 जो कि आ गया 90%। अब बहुत टाइम ये क्वेश्चन जो है ऊपर जो है वो हमारे पास मोलर रेशो वाले क्वेश्चन के साथ मिक्स होकर आता है। वो क्या करता है, हमें पहले कैलकुलेशन करवाता है ऑन पेपर, और फिर हमको बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था नाइट्रोजन वाला, कि हमारे पास था कि 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है एक्सिस H2 के साथ, तो हमारे पास कितना मास ऑफ NH3 बनना चाहिए? हमने निकाला कि 34 ग्राम्स ऑफ NH3 बनना चाहिए, ठीक है। अब इसने बोला एक्चुअल में जब मैंने किया तो मेरे पास 34 नहीं 30 ग्राम्स ऑफ NH3 बना, ठीक है। पहले पार्ट में वो आपको ये सॉल्व करवाएगा कि कितने बनना चाहिए, आपने निकाला, पूरी कैलकुलेशन की, आपने पहले मोल्स निकाले, फिर मोलर रेशो से कन्वर्ट किया, फिर NH3 का मास निकाला, आपने बोला 34 ग्राम्स बनना चाहिए। फिर अगले पार्ट में वो आपको बोलेगा मैंने एक्चुअल में जब परफॉर्म किया तो वो 30 ग्राम्स बना, तो उसकी कितनी परसेंटेज यील्ड बनेगी? तो हम क्या करेंगे, हमने बोला एक्चुअल में कितनी बनी है 30 ग्राम्स डिवाइडेड बाय हमने कितनी कैलकुलेट की, कितनी बननी चाहिए 34 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जो हम ये करेंगे 30 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा कितना परसेंट हमारे पास परसेंटेज यील्ड आएगा। ओके, तो ये हो गए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मोल्स के, स्टोक्योमेट्री के। स्टोक्योमेट्री में कोई ऐसा कोई मेन कॉन्सेप्ट नहीं होता, सारी कैलकुलेशंस होती है और यही कॉन्सेप्ट आपस में मिला के आते हैं। कभी किसी क्वेश्चन में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, कभी किसी क्वेश्चन में 7 to 8 कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज़ होते हैं। तो हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है और उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते करते हमारा स्टोक्योमेट्री का चैप्टर अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ।